और इस बीच एक बड़ी खबर जालौन से आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। हादसे में बाल बाल बचे हैं योगेश मौर्य। पीतांबरा माता के दर्शन को जा रहे थे। ट्रक और कार की टक्कर से हादसा हुआ है। कालपी कोतवाली के नेशनल हाईवे 27 पर यह हादसा हुआ। बड़ी खबर जालौन से हम आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि इस हादसे में बाल बाल बचे हैं योगेश मौर्य। दरअसल पीतांबरा माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक और कार की टक्कर से हादसा हुआ। कालपी कोतवाली के नेशनल हाईवे 27 पर यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो कार है जिसमें योगेश मौर्य सवार थे। हादसे का शिकार हुई है उनकी कार। फिलहाल वो बाल बाल बचे हैं। सीएम योगी ने लखनऊ के योजना भवन में आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और कई विभागों के प्रधान सचिव भी मौजूद थे। इस बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। सुशासन को और मजबूती से बढ़ाना है, ये कहा है सीएम योगी ने। लोक कल्याण संकल्प पत्र के सभी वादों को पूरा करना है। हर विभाग 100 दिन का रोड मैप तैयार कर ले, इस बात के निर्देश भी सीएम की तरफ से दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी जो अच्छा कार्य हो उसके बारे में बताया और सबको धन्यवाद दिया और आगे 5 साल इसी प्रकार टीम यूपी को कार्य करने के लिए रणनीति बना के पब्लिक के जो कार्य है उसको त्वरित गति से करना और परियोजनाओं को संपन्न करने के दिशा निर्देश दिए। तो सीएम योगी एक्शन में नजर आ रहे हैं और इसी के तहत आज बड़े अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई है और कई निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, अधिकारियों को क्या क्या निर्देश दिए गए सीएम की तरफ से? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण के बाद की पहली बैठक थी अधिकारियों के साथ, जिसमें तमाम विभागों के अपर मुख्य सचिव, अगर बात की जाए तो प्रमुख सचिव और विशेष सचिव शामिल थे। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले शुरुआत में ये कहा कि पहले हमारी चुनौती कुव्यवस्था के साथ थी, लेकिन अब हमारी चुनौती हमारा खुद का कार्यकाल है, जिससे बेहतर परफॉर्म करना है हमें इस कार्यकाल में भी। बड़ी बातें जो थी उसमें ये थी कि जो लोक संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं उसको पांच वर्षों में कैसे पूरा किया जाना है, इसको भी लक्ष्य तैयार किया जाए। हर विभाग 100 दिन, 6 महीने और जो एनुअल टारगेट है उसको तय करते हुए लोक संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने के लिए फॉर्मेट तैयार करें। इसके अलावा करप्शन को लेकर सरकार शुरू से जीरो टॉलरेंस अपना रही है, लिहाजा ये भी निर्देश दिए गए कि उसको लेकर आगे भी ये सख्ती बनी रहेगी। शासन की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए सिस्टम को ज्यादा प्रभावित करने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि ई ऑफिस को पूरी तरीके से लागू किया जाए, जिससे हर चीज कंप्यूटराइज रहे और विभागों में सिटीजन चार्टर लागू किया जाए। इसके अलावा कुछ विभाग ऐसे हैं जिसमें अभी भी डिजिटलाइजेशन की जरूरत है, वहां पर इसको ज्यादा डिजिटल किया जाए ताकि लोगों को इससे सहूलियत हो। कागजों से जो है चीजें निकल करके ना आए, बल्कि कंप्यूटराइज हर चीज हो। इसके अलावा महिला पुलिस कर्मियों को फील्ड के कार्य से जोड़ा गया है। तो ये भी कहा गया है कि महिला बीट के जो अधिकारी हैं उनकी तैनाती की गई है, लेकिन समय समय पर इनकी स्क्रूटनी भी की जाए और इनके लिए समीक्षा भी की जाए। इसके अलावा जो नोडल अधिकारी हैं वो समय समय पर अपने जनपद के में जाकर के हर महीने भ्रमण करें और जो योजनाओं का क्रियान्वयन है उसको लेकर भी रिपोर्ट तैयार करें। इसके अलावा भारत सरकार से जो लेटर्स मिलते हैं, जो पत्र मिलते हैं, उसका जवाब पत्र के जरिए 1 सप्ताह में ही दे दिया जाए, उसमें न देरी की जाए। साथ ही फाइलों को बहुत ज्यादा देर तक रोक के रखने की जरूरत नहीं है। 48 घंटे के अंदर फाइलों का निस्तारण कर दिया जाए। तो ये कुछ निर्देश थे मुख्यमंत्री की ओर से, जो आज आला अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया अनामिका, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी बात यही कि 100 दिन का रोड मैप तैयार करने के लिए अधिकारियों को कह दिया गया है सीएम योगी की तरफ से कि अगले 100 दिन हर विभाग में किस तरीके से काम होंगी, कैसी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा और सुशासन पर खासा फोकस रहने वाला है। पिछली सरकार की उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धियों का जिक्र अगर हम करें तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लिहाजा एक बार फिर से उस पर फोकस करने की बात सीएम योगी की तरफ से कही गई है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। महिलाओं के साथ भी मारपीट हुई है। दबंगों ने तमंचे से फायरिंग की है। बादलपुर के दुजाना गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरें देखिए आप। ग्रेटर नोएडा का ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मारपीट हुई है। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है। दबंगों ने तमंचे से फायरिंग भी की है और बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा के बादलपुर के दुजाना गांव का ये वीडियो है।
और एक बड़ी खबर एटा से है, जहां पर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया है। आपसी कहासुनी के बाद पथराव और फायरिंग हुई है। गांव में लगे मेले में रात को झगड़ा हुआ था। सुबह दोनों पक्षों के बीच पथराव हो गया। इसी दौरान फायरिंग की गई। पुलिस के सामने ही लाठी डंडे भी चले, ईंट पत्थर एक दूसरे पर चलाए गए। एक युवक को गोली लगी है। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। एटा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। इस दौरान फायरिंग की भी खबर है। जानकारी के मुताबिक रात को मेले के दौरान झगड़ा हुआ था दो पक्षों के बीच, और सुबह पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते फायरिंग होने लगी। इस दौरान एक युवक को गोली लगी है। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और अब पुलिस पूरे विवाद की जांच कर रही है। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को एनसीएलटी से बड़ा झटका लगा है। एनसीएलटी के बेंच ने सुपरटेक को दिवालिया घोषित कर दिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर यह फैसला सुनाया गया। इस फैसले के बाद से सुपरटेक में हजारों बायर्स का भविष्य दांव पर है। सुपरटेक ने एनसीएलटी में अपील करने की बात कही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत एनसीआर में सुपरटेक की कई परियोजनाएं अभी चल रही हैं। सुपरटेक के सुपरनोवा, ओआरबी, गोल्फ कंट्री, इसके अलावा स्क्वायर वैली, बसेरा, मेट्रोपोलिस मॉल, पेंटागन मॉल और होटल परियोजनाओं पर असर नहीं पड़ेगा। सुपरटेक नोएडा अथॉरिटी का बड़ा बकायेदार है। रेजिडेंशियल परियोजनाओं से जुड़े मामले में सुपरटेक पर 645 करोड़ रुपए का बकाया है। दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड दिवालिया घोषित हो गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने याचिका दायर की थी। लगातार पेमेंट में डिफॉल्ट होने के चलते एनसीएलटी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गया और वहां से 25 मार्च से इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया दिवालिया होने की। और इस समय हम सुपरटेक के ऑफिस में ही मौजूद हैं। आपको बता दें कि 25 मार्च को दिवालिया होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुपरटेक पर यूनियन बैंक का काफ़ी कर्ज है, बताया जा रहा है तकरीबन 425 करोड़ रुपए बकाया है और लगातार डिफॉल्ट होने के चलते इंसॉल्वेंसी की याचिका दायर की और इस याचिका पर एनसीएलटी ने सुनवाई करते हुए इसे स्वीकार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ ये आदेश आने के बाद से निवेशक काफ़ी परेशान है। दिल्ली एनसीआर में सुपरटेक के कई प्रोजेक्ट्स हैं जो इस समय ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और ऐसे में हजारों निवेशक ऐसे हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है और अब निवेशक अगली रणनीति की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुपरटेक ने अपने निवेशकों को, अपने एम्प्लॉयज़ को भरोसा दिलाया है और अपने बयान में ये कहा है कि मिशन 2022 के तहत वो 7000 यूनिट्स देगा। हालांकि जब से ये डिफॉल्टर और इंसॉल्वेंसी की बात सामने आई है तब से निवेशक काफ़ी परेशान हैं। अब देखना होगा निवेशक अगला कदम क्या उठाते हैं। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज